हेलो फ्रेंड्स, जतिन कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आपका मोस्ट वेलकम है। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? मैं सोचती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी में लगे होंगे। आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो उनके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। मैं यहाँ सिर्फ आपको ऑप्शन बताऊँगी कि कौन सा उत्तर सही है आपका, और अगर उस क्वेश्चन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो हमारे ब्रिटिश संसद थी उसमें 1858 का जो अधिनियम था वो पेश किया गया था। ध्यान रखना फ्रेंड्स कि इस 1858 के अधिनियम के द्वारा जो भारत का शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया था। तो ध्यान रखना कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेकर के और ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्न में से किसके लिए विख्यात था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस दिन पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। और याद रखना फ्रेंड्स कि जो ये अधिवेशन था ये कलकत्ता में हुआ था, जब हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। याद रखना फ्रेंड्स कि जो वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का एक हिस्सा है, और ये 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान बना रहा था। लेकिन वर्तमान में ये है जो राष्ट्रीय गीत का दर्जा इसको दिया गया है। नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता है फ्रेंड्स वो हमारे चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। किसको कहेंगे? चार्ल्स मेटकाफ को। ये 1835 से लेकर के 1936 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, और जो भारतीय प्रेस पर जो इन्होंने भारतीय प्रेस को जो मुक्ति प्रदान की थी इन्होंने, वो बात फ्रेंड्स हमारे 1878 की है। तो ये जो मेटकाफ है उसके सामने हम 1878 भी लिख देंगे, क्योंकि भारतीय प्रेस को जो मुक्ति मिली थी वो 1878 में मिली थी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन हमारे रीट के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखें। चौथा क्वेश्चन है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कार्ताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना इस व्यवस्था का प्रयोग है जो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। और ये है क्या? देखिए, कार्ताज व्यवस्था समुद्री व्यापार के लिए जो व्यापार लाइसेंस जारी किया जाता था उसे कार्ताज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन हमारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन भी हमारा, ये ऑप्शन भी सही है। वो कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन भी हमारा सही है। तीसरा ऑप्शन है, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। फ्रेंड्स ये ऑप्शन भी हमारा सही है। अगला जो चौथा ऑप्शन है, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना की। ये हमारा चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। अतः यहाँ डी नंबर का हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि जो ये थे उन्होंने आनंद मोहन के साथ मिलकर के और ब्रह्मा समाज की स्थापना नहीं की थी। तो ये चौथा क्वेश्चन है जो हमारा गलत है। इसने आनंद मोहन के साथ मिलकर के इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, और जो साधारण ब्रह्मा सभा की स्थापना है वो तो आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन और उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, 6 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अब वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि किसके विरोध में लौटाई थी? याद रखना फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उस हत्याकांड के बाद में आहत होकर के, दुखी होकर के उन्होंने नाइटहुड की उपाधि है जो वापस लौटा दी थी। और इस संदर्भ में जो तत्कालीन अपने गवर्नर थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड,
उन्होंने एक पत्र भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुसलमानों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो ध्यान रखना, मुसलमानों के लिए अलग मतदाता दल के लिए 1916 के कांग्रेस अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन को जाना जाता है। तो यहाँ हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, और एक चीज़ याद रखना कि ये जो लखनऊ समझौता है, लखनऊ अधिवेशन है, इसमें जो कांग्रेस हमारे 2 भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल, वो भी एक हो गए थे। और इसकी अध्यक्षता जो करने वाले थे वो अंबिका प्रसाद मजूमदार थे। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो याद रखना, भारत की जो पहली यूरोपीय बस्ती थी वो कोच्चि में लगाई गई थी। ये स्थान जल से घिरा हुआ है और कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 9 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो ध्यान रखना, जो गोलकुंडा जो आंध्र प्रदेश में था, उसने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था। 1632 की ये बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सालबाई की संधि से है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सालबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो ध्यान रखना, जो सालबाई की संधि है वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 2 नंबर ऑप्शन आएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और जो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वो 17 मई 1782 को सालबाई की संधि पर जब हस्ताक्षर हुए तो ये समाप्त हुआ था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारा मीर कासिम आएगा। याद रखना फ्रेंड्स, बक्सर की लड़ाई है जो 22 अक्टूबर 1764 को कंपनी मीर कासिम, बंगाल के नवाब अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई। और इस लड़ाई में अंग्रेजों का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो हेक्टर मुनरो था। अगला क्वेश्चन देखो, 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? याद रखना फ्रेंड्स, भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वो वुड डिस्पैच को कहा जाता है और चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे। 1854 में वुड डिस्पैच है वो लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किए गए थे? तो यहाँ हमारे जो लॉर्ड लिटन है वो यहाँ आ जाएंगे। और ध्यान रखना फ्रेंड, ये 1878 में ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और सशस्त्र अधिनियम को लागू किया गया था, पारित किया गया था। और कारण क्या था कि जो 76 के अकाल को सेटिंग से न संभाल के कारण उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। नेक्स्ट, और ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभी जो हाल ही में राजस्थान पुलिस के पेपर लगे थे 2020 में, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो याद रखना, लॉर्ड मेयो की जो हत्या है वो उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। और देखिए, लॉर्ड मेयो के संबंध में मैं आपको 1-2 पॉइंट और है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो लॉर्ड मेयो थे, इसके समय में भारत की प्रथम जो जनगणना है वो भी हुई थी। प्रथम जो जनगणना है वो भी लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया था? जो हमारे लॉर्ड रिपन थे उन्होंने हंटर आयोग का गठन क्यों किया था? याद रखना, भारत में शिक्षा के सुधार के लिए 3 फरवरी 1882 को हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग बनाया गया था और विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष थे और प्रारंभिक और उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई इन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय टंकण और कागजी मुद्रा अधिनियम है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जारी किए गए थे। नेक्स्ट पर्सन है फ्रेंड्स, 16 नंबर का, निम्न में से किसे मराठा मैकियावली कहा जाता है? तो जो नाना फडणवीस थे उन्हें मराठाओं का मैकियावली कहा जाता था। ये पेशवा
शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री और कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपियों द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली कहा गया था। ये मैकियावेली था वो इटली का था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स 18 नंबर का क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? ध्यान रखना, जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उससे ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का, पूना समझौते के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? याद रखना फ्रेंड्स, जो पूना समझौता है ये नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। ये क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल गलत है यहाँ ये ऑप्शन, क्योंकि जो पूना समझौता था वो तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 20 नंबर का, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना, इस सत्याग्रह का नेतृत्व 1927 में अपने भीमराव अंबेडकर के द्वारा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। और जो याद रखना फ्रेंड्स कि जो महाद सत्याग्रह है, आपको एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको कि ये जो महाद सत्याग्रह है फ्रेंड्स, ये तालाब को लेकर है। किसको लेकर है? तालाब को लेकर कि जो निम्न श्रेणी के जो लोग थे, यानी निम्न जातियों वाले जो लोग थे, उनको तालाब से पानी नहीं बढ़ने दिया जाता था, तो इसलिए उन्होंने वहाँ सत्याग्रह किया। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? फ्रेंड्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पुस्तक के जो लेखक थे वो ज्योतिबा फूले थे। और याद रखना फ्रेंड्स, ज्योतिबा फूले ने ये पुस्तक 1873 में लिखी थी। और ये जो किताब है ये अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित है। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि कब दी गई थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ देर पहले तो हम ये पढ़ रहे थे कि उपाधि इन्होंने किसके विरोध में लौटाई थी, और अब क्वेश्चन आ गया है कि कब दी गई थी। तो ये उपाधि उन्हें 1915 में दी गई थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर के उन्होंने ये उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो यहाँ ध्यान रखना, इसमें JB कृपलानी हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया था? याद रखना फ्रेंड्स 1906 में बनाया गया था। और जो भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना है वो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई और 1906 में इसे स्थायी संस्था बना दिया गया। आगे देखिए फ्रेंड्स 26वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतिम सरकार की स्थापना कब की थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वो 1943 आएगा। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी और रास बिहारी बोस को उन्होंने मुख्य सलाहकार बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा, जिसका प्रारंभ नमक कानून को तोड़ने से हुई थी। याद रखना फ्रेंड्स, गांधी जी ने 12 मार्च 30 को साबरमती से यात्रा शुरू की थी, और जिसको दांडी यात्रा के नाम से अपन जानते हैं, और 6 अप्रैल 30 को ये दांडी नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ गांधी जी ने अपने हाथों से नमक बनाया और ब्रिटिश कानून को तोड़ा। एक चीज़ और ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसमें कुल जो टाइम का यदि हमें पूछ लिया जाए कि इसके अंदर है जो कितना टाइम लगा था, तो आपको याद रखना है कि 12 मार्च को ये शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 को इस यात्रा का समापन हुआ था। तो इसमें कुल 24 दिन का समय है वो इस यात्रा में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है वो राम मनोहर लोहिया आ जाएगा। इनका जो जन्म है 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। ये स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह-संस्थापक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल
के नवाब की गद्दी पर किसको बिठाया गया था? तो जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो बंगाल के नवाब की गद्दी पर मीर जाफ़र को बिठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो हमारा 30 नंबर पे है, स्वदेश बंधु की स्थापना किसने की थी? हमारे लिए न्यू क्वेश्चन है ये, और इसका जो सही उत्तर होगा वह अश्वनी कुमार दत्ता थे। उन्होंने स्वदेश बंधु की स्थापना की थी, और इस संगठन का जो उद्देश्य था वो था स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना। अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? याद रखना, इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जो 28 फरवरी 56 से लेकर के 21 मार्च 1862 के बीच में भारत का गवर्नर जनरल बना रहा। लेकिन ध्यान रखना, 1858 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया और वायसराय का पद है जो प्रारंभ कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा। ये मराठी लैंग्वेज में लिखी हुई है। ये घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस कथन के बारे में पूछते तो हम सभी बता देते कि ये बाल गंगाधर तिलक का है, लेकिन पूछा है कहाँ की थी, तो ये इनकी घोषणा है इन्होंने कोर्ट में की थी, किसी जेल के अंदर नहीं की थी। और जहाँ जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सज़ा दी गई थी, तो उन्होंने कोर्ट में ये कहा था, और इसके बाद तिलक को 6 वर्ष के लिए, याद रखना, मांडले जेल में भेजा गया था। और एक और पर्सन यहाँ आपको याद करना है फ्रेंड्स, कि जो ये मांडले जेल है जहाँ इन्हें 6 वर्ष के लिए रखा गया था, उस मांडले जेल में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम था फ्रेंड्स गीता रहस्य। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गीता रहस्य किताब के रचयिता थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और जो गीता रहस्य किताब है वो कहाँ लिखी गई थी? वो मांडले जेल में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 33 नंबर पे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो याद रखना, ये लाहौर षड्यंत्र इसके अंदर शामिल थे। और लाला लाजपत राय की जो हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए इन्होंने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा था, परंतु उन्होंने सॉन्डर्स को गोली मारी, जिससे सॉन्डर्स की मौके पर ही मौत हो गई। और बाद में इनको भी, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को भी फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, 1943 में इसकी स्थापना हुई थी सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 35 नंबर का, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा दी गई थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना फ्रेंड्स। गुरुमुखी लिपि का जो जनक था जिसके द्वारा दी गई है वो गुरु अंगद थे। कौन थे? गुरु अंगद। अब कुछ अपन ये सिख धर्म है वो एक कई बार इनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो एक आध क्वेश्चन अपन यहीं क्लियर कर लेते हैं। जो गुरु नानक थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और ये जो गुरु अंगद थे ये क्रम से सिखों के दूसरे गुरु थे। इसने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया और गुरुमुखी लिपि का विकास किया। अब मैं आपको यहाँ 1-2 क्वेश्चन और बता देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए, जो 5वें गुरु थे इसके, जो सिखों के 5वें गुरु थे, जिसका नाम था अर्जुन देव। क्या नाम था उनका? अर्जुन देव। याद रखना फ्रेंड्स, इस अर्जुन देव को जो जहांगीर थे उन्होंने मृत्युदंड दिलवा दिया था। अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिलवाया। और ध्यान रखना, जो 9वें गुरु थे, जो सिखों के 9वें गुरु थे, जिसका नाम तेग बहादुर है। क्या नाम है उसका? तेग बहादुर। इसे औरंगजेब ने मरवाया था। तेग बहादुर को तो किसने मरवाया था? औरंगजेब ने। और जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, इसकी जो हत्या है वो जहांगीर के द्वारा करवाई गई थी। ये क्वेश्चन भी यहाँ इससे संबंधित वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए फ्रेंड्स 36 नंबर का क्वेश्चन, बारिंदर घोष किस समाचार पत्र से जुड़े थे? तो यहाँ इसका जो उत्तर आएगा वो जुगांतर आएगा। क्या आएगा? जुगांतर। ये एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था जिसकी स्थापना 1906 में बारिंदर कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 37 नंबर का,
1946 के तेभागा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही आएगा, क्योंकि तेभागा जो आंदोलन है 1946 में वो पश्चिमी बंगाल में हुआ था। ये बंगाल में व्याप्त जो साझा खेती की जाती थी उस खेती के विरुद्ध तेभागा आंदोलन किया गया था। 38 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय वो भारत के तमिलनाडु में है और जिसकी स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी और वर्तमान में जिसका मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई के मरेक्यार लेबेई स्टेट में स्थित है। तो हमारा यहाँ उत्तर तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो लाहौर जो अधिवेशन था जो 1929 में हुआ था लाहौर में रावी नदी के तट पर, तो जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। तो वहाँ पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1923 को स्वतंत्रता की घोषणा भी की गई थी। और इसी दिन को यादगार बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो भी इसी दिन लागू किया गया। 40 नंबर का हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? तो याद रखना फ्रेंड, ये जो एहसान मंजिल पैलेस जो ढाका में है ये मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है। क्यों मुस्लिम लीग की स्थापना है वो ढाका में हुई थी, आगा खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अन्य नेता थे। प्रारंभ में इसका जो उद्देश्य था वो मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। तो ये हमने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं फ्रेंड्स। यदि आपको ये पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए और यदि आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।